लेसन है लेसन नंबर 9। और जैसा कि हमारे लेसन के 4 हिस्से होते हैं तो शुरू करते हैं रीडिंग से। अगर तो आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप लेसन 1 से स्टार्ट कीजिए ताकि आपको अच्छे से कोर्स समझ में आए। तो शुरू करते हैं। आज की हमारी कॉम्प्रिहेंशन है द नाइट एंगल एंड द रोज। She said that she would dance with me if I brought her red roses, cried the young student, but in all my garden there is no red rose. अब ये कहानी है द नाइट एंगल। नाइट एंगल एक परिंदा है जिसकी आवाज़ सुरीली होती है और रोज़ तो आपको पता ही होगा कि गुलाब के फूल को कहा जाता है। तो यहाँ पर she said that she would dance with me if I brought her रेड रोज। अब ये एक स्टूडेंट है, एक लड़का है जो कि कह रहा है, उसे किसी लड़की ने कहा है कि वो इसी सूरत में डांस करेगी उसके साथ अगर वो उसे रेड रोज ला के देगा। बट इन ऑल माई गार्डन देयर इज नो रेड रोज, मगर उसके गार्डन में, उसके बाग में कोई रेड रोज नहीं। फ्रॉम हर नेस्ट इन द होम ऑफ ट्री द नाइटिंगेल हर्ड हिम एंड शी लुक्ड आउट थ्रू द लीव्स एंड वंडर्ड। अब जो ओक ट्री वहाँ पे ये दरख्त की एक किस्म है, उसमें नाइटिंगेल का नेस्ट यानी घोंसला था। उसने उसे देखा पत्तों के बीच से और सोचा, नो रेड रोज इन ऑल माई गार्डन, ही क्राइड। कोई सुर्ख गुलाब नहीं मेरे गार्डन में, और वो रोया। एंड हिज ब्यूटीफुल आईज फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गईं। आह, ऑन व्हाट लिटिल थिंग डज हैप्पीनेस डिपेंड। ओह, कितनी छोटी सी चीज़ में इंसान की खुशी छुपी होती है। I have read all that the wise men have written, and all the secrets of philosophy are mine. Yet for want of a red rose is my life mad. अब वो लड़का कह रहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ा है जो कि अक्लमंद लोगों ने लिखा है किताबों में, या जो कुछ उनकी फिलॉसफी है। अगर कुछ मैं इस वक्त चाहता हूँ या मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो सुर्ख गुलाब है। Here at last is a true lover. यहाँ आखिरकार एक सच्चा आशिक है। Said the nightingale, यानी नाइटिंगेल ने कहा, जो कि परिंदा है। Night after night have I sung of him, though I knew him not. अब नाइटिंगेल कह रही है कि मैं हर रात जो है उसके लिए गाती हूँ जबकि मैं जानती भी नहीं उसे। नाइट आफ्टर नाइट हैव आई टोल्ड हिज स्टोरी टू द स्टार्स, और मैंने उसकी स्टोरी जो है सितारों को बताई। एंड नाउ आई सी हिम, और अब मैं उसे देख रही हूँ। हिज हेयर इज डार्क एज द हायसिंथ ब्लॉसम एंड हिज लिप्स आर रेड एज द रोज ऑफ हिज डिजायर। अब उसके जो बाल हैं वो डार्क या कहेंगे कि काले हैं, या यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है पौधे का कि उसकी तरह, और उसके होंठ जो हैं वो सुर्ख हैं गुलाब की तरह। डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश को। बट पैशन हैज़ मेड हिज फेस लाइक पेल आइवरी एंड सोरो हैज सेट हर सील अपॉन हिज ब्रॉ। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट, ये वेस्ट जो कि बोल्ड लिखा हुआ है, ये जितने भी अल्फाज आपको बोल्ड इसमें दिखेंगे जैसे कि यहाँ भी है, तो इनकी मीनिंग मैंने एंड में लिखी है, तो मैं एंड में इसको एक्सप्लेन कर दूँगी क्योंकि ये शायद मुश्किल हो और नए भी हों आपके लिए। अब यहाँ पर ये है, बट पैशन हैज़ मेड हिज फेस लाइक पेल आइवरी। अब कुछ पाने की ख्वाहिश तो हम पैशन कहेंगे, तो उसके चेहरा जो है वो पेल, जब हम कहते हैं ना किसी का रंग फक होना, तो उसे पेल कहा जाता है। आइवरी का मतलब होता है येलो, सॉरी वाइट। एंड सोरो हैज सेट हर सील अपॉन, और दुख ने जो है अपनी लकीरें डाल दी उसके माथे पर। द प्रिंस गिव्स अ बॉल टुमारो नाइट। अब
इस कहानी में वो लड़का ये कह रहा है कि प्रिंस जो है उसने एक बॉल पार्टी, अब बॉल पार्टी क्या होती है कि ये पुरानी कहानियों में हमें मिलता है या आज भी बॉल पार्टीज अरेंज होती हैं अंग्रेजों में, कि जिसमें बहुत सारे लोग जमा होते हैं और डांस करते हैं, एक बहुत बड़ा हॉल होता है उसमें, तो इसे बॉल पार्टी कहा जाता है। तो अब ये प्रिंस ने जो है वो बॉल पार्टी अनाउंस की है, जो कि नेक्स्ट डे है। मरमर द यंग स्टूडेंट, अब मरमर का मतलब होता है जैसे बड़बड़ाना, एंड माई लव विल बी ऑफ द कंपनी, और मेरी मोहब्बत जो है वो साथ होती, इफ आई ब्रिंग हर रेड रोज, अगर मैं उसके लिए सुर्ख गुलाब ला सकूं, शी विल डांस विथ मी टिल डाउन, अब वो मेरे साथ डांस करेगी जब तक कि टिल डॉन यानी कि सुबह हो जाए, सूरज तुलू होने तक, जब सूरज तुलू होता है उसे डॉन कहा जाता है, सुबह। इफ आई ब्रिंग हर अ रेड रोज आई शैल होल्ड हर इन माई आर्म्स, मैं उसे अपने बाजुओं में ले सकता हूँ। शी विल लीन हर हेड अपॉन माई शोल्डर, वो अपना सर मेरे कंधे पे रख देगी। एंड हर हैंड विल बी क्लैच्ड इन माइन, और उसका हाथ मेरे हाथों में होगा। अब क्लैच का मतलब होता है किसी चीज को पकड़ना। बट देर इज नो रेड रोज इन माई गार्डन, मगर मेरे बाग में कोई सुर्ख गुलाब नहीं। सो आई शैल सिट लॉनली एंड शी विल पास मी बाय, तो इसीलिए मुझे अकेला बैठना पड़ेगा और वो मेरे पास से गुजर कर चली जाएगी। शी विल हैव नो हीड ऑफ मी एंड माई हार्ट विल ब्रेक। अब इस वर्ड का मतलब जो है वो आगे मैं इसको बयान कर दूंगी। शी विल हैव नो हीड ऑफ मी एंड माई हार्ट विल ब्रेक, और मेरा दिल टूट जाएगा जब वो मुझसे गुजर के चली जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। Here indeed is the true lover, अब ये नाइटिंगेल के अल्फाज हैं कि इंडीड का मतलब होता है यकीनन या वाकई, तो यहाँ वाकई एक सच्चा आशिक है, ट्रू लवर। सिट द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ने कहा जो कि परिंदा है। What I sing of he suffers, मैंने जो कुछ भी गाया वो उसकी यानी सफर जो वो भुगत रहा है उस पे है। What is joy to me, मेरे लिए खुशी क्या है। To him is pain, और उसके लिए वो दर्द है। Surely love is a wonderful thing, यकीनन मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। It is more precious than emeralds, ये emeralds जो हीरे हैं उनसे ज़्यादा कीमती है, precious कीमती है। And dearer than fine opals, और dear का मतलब होता है कि प्यारे, fine opals, अब opals भी हीरो में ही आते हैं। Pearls and pomegranates can no buy it, अब पर्ल जो है वो या पोमग्रेनेट्स भी, पोमग्रेनेट वैसे अनार के दानों को भी कहा जाता है, तो ये उन्हें नहीं खरीद सकते, या पर्ल भी उन्हें नहीं खरीद सकते। बाय का मतलब होता है खरीदना। नॉर इज इट सेट फोर्थ इन द मार्केट प्लेस, और ना ही ये किसी मार्केट में मिलते हैं। इट विल नॉट बी परचेज्ड ऑफ द मर्चेंट्स, और ना ही हम इसे किसी दुकानदार से, मर्चेंट यानी सौदागर या बेचने वाला या दुकानदार जो भी है, हम उसे मर्चेंट कहते हैं, तो ना ही हम इसे किसी दुकानदार से खरीद सकते हैं। नॉर कैन इट बी वेड आउट इन द बैलेंस ऑफ गोल्ड, और ना ही इसे सोने में तोला जा सकता है। वेड आउट इन द बैलेंस ऑफ गोल्ड। द म्यूजिशियंस विल सिट इन देयर गैलरी, म्यूजिशियंस या जो म्यूजिक बजाने वाले हैं वो अपनी गैलरी में बैठेंगे। सेट द यंग स्टूडेंट, लड़के ने या नौजवान ने जो कि स्टूडेंट है उसने कहा। एंड प्ले अपॉन देयर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, और वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो म्यूज़िक, जिन इंस्ट्रूमेंट्स जिससे म्यूज़िक बजाई जाती है जैसे कि डिफरेंट होते हैं, जैसे वायलिन होता है या पियानो होता है या जितने भी ये होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। एंड माई लव विल डांस टू द साउंड ऑफ द हार्प एंड द वायलिन, और मेरी मोहब्बत जो है वो डांस करेगी। अब यहाँ पे उसने अपनी मोहब्बत उस लड़की को कहा है जो कि जिसने कि रेड रोज की फरमाइश की है। और हार्प एंड वायलिन, अब ये दोनों भी इंस्ट्रूमेंट हैं। शी विल डांस सो लाइटली दैट हर फीट विल नॉट टच द फ्लोर, वो बहुत धीरे से नाचेगी कि उसके पैर जो हैं वो जमीन पर टच नहीं होंगे। एंड द courtiers in their festival dresses will throng round her, अब उस फेस्टिवल में
दूसरे भी जो हैं वो उसके आसपास डांस कर रहे होंगे या उसके अराउंड होंगे, बट विथ मी शी विल नॉट डांस, मगर वो मेरे साथ नहीं होगी। फॉर आई हैव नो रेड रोज टू गिव हर, क्योंकि मेरे पास सुर्ख गुलाब नहीं उसे देने के लिए। एंड ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन ऑन द ग्रास, और वो जो है फ्लंग यानी बैठ गया ग्रास पे, एंड buried his face in his hands and wept. अब buried का मतलब होता है दफनाना, मगर यहाँ पे जब आप दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लें तो ये यहाँ वो सिचुएशन बयान की गई है। एंड wept weep का पास्ट है जिसका मतलब होता है रोना, और रो रहा था या रोना शुरू किया। Why is he weeping? वो क्यों रो रहा है? Asked a little green lizard. छोटी हरी लिजर्ड यानी छिपकली ने पूछा। As he ran past him with his tail in the air. जैसे ही वो उसके पास से दौड़ के गया। अब ये लिजर्ड के बारे में कहा जा रहा है, लिजर्ड दौड़ के गई उसके पास से क्योंकि वो ग्रास पे बैठा हुआ था। Why indeed, said a butterfly who was fluttering about after a sunbeam. अब बटरफ्लाई यानी तितली जो है उसने कहा Why indeed, क्यों, वाकई। Why indeed, whispered Daisy to his neighbor in a soft voice. Daisy फ्लावर है, उसने भी यानी विस्पर यानी सरगोशी में कुछ कहना, उसने भी अपने पड़ोसियों के साथ विस्पर किया या सरगोशी ने कहा in a soft voice, he is weeping for a red rose, said the nightingale. अब वो बटरफ्लाई या डेजी जो है वो पूछ रहे थे कि क्यों ये रो रहा है, तो नाइटिंगेल ने बताया कि वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसे सुर्ख गुलाब चाहिए। फॉर अ रेड रोज दे क्राइड। अब यहाँ क्राइड का मतलब रोना नहीं है, चीखना है, यानी सुर्ख गुलाब के लिए वो चीखे। हाउ वेरी रिडिक्यूलस, यानी ये कितना रिडिक्यूलस है, या रिडिक्यूलस कहते हैं ऐसी चीज़ को कि जो गैर यकीनी हो ह्यूमरस वे में, यानी जो आपको फनी लगे या बेकार सी लगे, रिडिक्यूलस। एंड द लिटिल लिजर्ड हु वाज समथिंग ऑफ अ साइलेंट लाफ्ड आउटराइट, और जो छोटी छिपकली थी वो भी हंसने लगा। बट द नाइटिंगेल अंडरस्टूड द सीक्रेट ऑफ द स्टूडेंट्स सॉरो, लेकिन जो नाइटिंगेल है वो सीक्रेट यानी उसके दुख का राज वो समझ चुकी थी, सोरो यानी दुख। एंड शी सैट साइलेंट इन द ऑक ट्री, वो खामोशी से दरख्त पे बैठी थी, ऑक ट्री पे, एंड थॉट अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लव, और मोहब्बत की मिस्ट्री यानी उसकी, आपने सुना ही होगा ये वर्ड कई बार, मिस्ट्री एंड सस्पेंस। उर्दू में मुझे इसका नाम नहीं आ रहा जहन में, मिस्ट्री को क्या कहेंगे, आई थिंक तजस्सुस। Suddenly she spread her brown wings for flight. अचानक ही उसने अपने ब्राउन पर खोल दिए उड़ने के लिए, and soared into the air, और हवा में उड़ गई। She passed through the grove like a shadow, और वो उसके पास से किसी साए की तरह गुजरी। And like a shadow she sailed across the garden, और like a shadow यानी साए की तरह, sail यानी तैरती हुई, across the garden पूरे गार्डन में तैर रही थी। In the center of the grass plot was standing a beautiful rose tree. अब in the center of the grass यानी ग्रास के बीच में standing a beautiful rose tree, एक खूबसूरत गुलाब का पौधा था। And when she saw it, she flew over to it. और जब उसने देखा तो उसके ऊपर उड़ने लगी। And thereupon it sprang, give me a red rose, she cried. अब वो रोने लगी कि मुझे एक सुर्ख गुलाब दे दो। And I will sing you my sweetest song, और मैं तुम्हारे लिए अपना सबसे बेहतर गाना गाऊंगी। But the tree shook its hand. Sorry, but the tree shook its head. और दरख्त ने जो है वो शुक यानी सर को हिला दिया। My roses are white. मेरे गुलाब जो हैं वो सफ़ेद हैं। It answered, उसने जवाब दिया, as white as the foam of the sea. इतने सफ़ेद जैसे कि
समंदर की झाग, and whiter than the snow upon the mountain, और जो बर्फ होती है पहाड़ों पर उससे ज्यादा सफेद. But go to my brother who grows round the old sundial, and perhaps he will give you what you want. लेकिन मेरे भाई के पास जाओ जो कि यही पास में ही ग्रो होता है, शायद वो तुम्हें वो दे दे जो तुम्हें चाहिए. So the nightingale flew over the rose tree that was growing round the old sundial. तो फिर जो है नाइटिंगेल उसके भाई जिसका उसने बताया था उसके पास गई. Give me a red rose, मुझे सुर्ख गुलाब दे दो. She cried, वो रोई. And will sing you my sweetest song, और मैं तुम्हारे अपना सबसे अच्छा गाना गाऊंगी. But the tree shook its head, लेकिन दरख्त ने जो है वो उसने भी सर हिला दिया. My roses are yellow, कि मेरे गुलाब तो येलो यानी पीले हैं. To answer as yellow as hair of the mermaid, ऐसे पीले जैसे कि मरमेड यानी जलपरी के बाल. Who sits upon an amber throne, जो कि पीले पत्थर पे बैठती है, या पत्थर का रंग थोड़ा सा ब्राउनिश या होता है, इसीलिए यहाँ पे एम्बर थ्रोन कहा गया है. एंड येलोवर देन द डैफोडिल, और डैफोडिल भी एक पौधा है जिसके फूल जो हैं वो येलो होते हैं, पीले होते हैं. तो उससे ज़्यादा कह रहा है कि येलो मेरे गुलाब होते हैं. That blossoms in the meadow before the mower comes with his set. अब वो ब्लूम यानी ब्लूम खिलते हैं मीडो, इन द मीडो बाग में, बिफोर द मोवर. अब मोवर घास काटने वाला वो आला, उसके बारे में बताया गया. बट सो टू माई ब्रदर हु ग्रोज बीनीथ द स्टूडेंट्स विंडो, लेकिन मेरा भाई जो कि ग्रो होता है वही स्टूडेंट्स जो रो रहा है उसकी खिड़की के नीचे. एंड परहैप्स ही विल गिव यू व्हाट यू वांट, वो शायद तुम्हें दे सकता है जो तुम्हें चाहिए. So the nightingale flew over the rose tree that was growing beneath the student's window. तो फिर नाइटिंगेल जो है वो उड़ के वहाँ चली गई जहाँ के स्टूडेंट की विंडो के नीचे, जहाँ गुलाब का पौधा जो है वो ग्रो होता था. वोकैबुलरी मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैंने दी है, तो यहाँ पे देख लीजिए. wretched इसका मतलब है मिजरेबल यानी कि दुखी. हीट का मतलब होता है टू माइंड, टू रिगार्ड विद केयर यानी ख्याल करना एहतियात से. फिर है थ्रॉन्ग जिसका मतलब है कि भीड़, टू क्राउड, टू कॉन्ग्रीगेट. और ये है साइनिक, वन हुज आउटलुक इज स्क्रॉनफुली नेगेटिव. इसका मतलब होता है संकी. साइनिक का मतलब जैसे हम कहते हैं ना संकी किस्म के लोग, तो वो संकी किस्म का लुक. फिर है सिट, अ टूल विद अ लॉन्ग कट ब्लेड यूज्ड फॉर कटिंग क्लोइंग. अब ये सिट टूल यानी कि ऐसा आला जिसके हम घास काटते हैं, दरार की जिसे हम कहते हैं उर्दू में, जिसे घास काटी जाती है उसको कहा जाता है सिट. तो ये वोकैबुलरी इसमें यूज हुई थी यहाँ तक, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है. अब ये है क्वेश्चन आंसर्स. एज यूजुअल आपको मालूम है कि क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, लेकिन इनके आंसर्स जो हैं वो एंड में आपको मिलेंगे. तो बेहतर है आप एक पेपर पर इनके आंसर्स अपनी तरफ से आप इन्हें नोट कर लीजिए और बाद में इसे मैच कर लीजिए. तो पहला क्वेश्चन है विच कैरेक्टर ट्रेट डज नॉट अप्लाई टू द नाइट एंगल. ये जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं इसमें ऐसा कौन सा है जो कि नाइट एंगल पे अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाई. ओके, तो सेल्फिश, खुदगर्ज, नाइट ये भी खुदगर्जी या मतलब अजीब सा उसी में आता है. कंसर्न यानी दूसरों के लिए दुखी होना, कंसर्न होना, या आइडियलिस्टिक. तो यहाँ पे आपने अपनी तरफ से आंसर चूज करना है. Why does the student want a red rose so badly? अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं आपने उसके लिए. His mother is sick and the only petal from a red rose can heal her. उसकी माँ जो है वो बीमार है और सिर्फ गुलाब के फूलों की जो पत्तियां वही से ठीक कर सकती हैं. पहला ऑप्शन ये है. He is going to a dance and he thinks that he will get noticed if he wears a red rose. वो डांस के लिए जा रहा है और वो सोच रहा है अगर उसकी जेब में गुलाब का फूल होगा तो उससे ज़्यादा नोटिस किया जाएगा, लोग उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे. A witch cast a spell on his lover and
he needs a red rose to break the curse. किसी ने उसके ऊपर जादू किया है और उसे जो है वो रेड रोज चाहिए ताकि वो उसका इलाज कर सके जादू का. या फिर the girl whom he likes says, या तो फिर वो लड़की जिसे वो पसंद करता है उसने कहा है कि she will dance with him for a red rose. अगर उसे गुलाब का फूल देगा तो वो उसके साथ डांस करेगी. अब इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ABCD में से आपने वो चुनना है. Which statement about the student is true? अब इनमें से ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. इसमें से स्टूडेंट के बारे में कौन सा ट्रू है यानी सही है. He behaves ungratefully, यानी वो अनग्रेटफुली बिहेव कर रहा है. ग्रेटफुल होता है शुक्रगुजार होना, तो अनग्रेटफुल उसका अपोजिट हो गया. ही अंडरस्टैंड द नाइट एंगल, वो नाइट एंगल को समझ रहा है. ही ऑनर्स द नाइट एंगल सेक्रीफाइस, वो नाइट एंगल की सेक्रीफाइस या उसकी जो कुर्बानी है उसको सराहता है. या ही नोज द कॉस्ट ऑफ द रेड रोज, या उसे ये पता है कि रेड रोज की क्या कीमत देनी पड़ेगी उसे. Who understood the secret of the student's sorrow? कौन जो है वो उसकी दुख, स्टूडेंट के दुख को जो है वो सही तरह समझ पाया. Oak tree, night angle, the girls or the lizard. अब इनमें से आपको चूज करना है. The girl said that she would dance with the student if he brought her. अब वो लड़की ने कहा कि वो उसके साथ डांस करेगी अगर वो लाए क्या. डेजी फूल मांगा था उसने, जैस्मीन फूल मांगा था, गुलाब का फूल मांगा था, या लोटस मांगा था. तो इनमें से आपको चूज करना है. आई थिंक कि ऑप्शन बहुत ईजी हैं और आप दुरुस्त जवाब ही टिक करेंगे. अब पार्ट 2 हमारा है ग्रामर, जो कि हम स्लोली ग्रामर भी करते जा रहे हैं अपने इस पूरे कोर्स. ग्रामर में आज हमारे पास है कंजक्शन. तो यूँ आप समझ लीजिए कि जैसे कि आप दो चीज़ों को जोड़ने के लिए किसी तीसरी चीज़ का इस्तेमाल करें, तो ये बीच में एक जोड़ का या उन्हें जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो कंजक्शन कहलाती है. कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स. अब ये अल्फाज होते हैं जो कि दूसरे लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि फ्रेजेस और क्लोजेस. अब दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी दो अल्फाज भी हो सकते हैं, या दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, या दो क्लोजेस भी हो सकते हैं. अब अगर आपको फ्रेजेस और क्लोजेस में कन्फ्यूजन है कि ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में डिटेल वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पर, आप उसे तफसील में देख सकते हैं और समझ सकते हैं. मैं सरसरी बता दूँगी आपको. यहाँ पे फ्रेजेस जो हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं या ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिससे जब हम वो कहें तो उसका पूरा मतलब आपकी समझ में नहीं आता. और क्लोजेस जो हैं वो कंप्लीट मतलब समझाते हैं, यानी वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. 3 किस्म की कंजक्शंस हैं: कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो बहुत आसान है. इन्हें हम याद रखते हैं फैन बॉयज के नाम से. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस join like with like. They join a noun with another noun, an adjective with another adjective. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो जैसा कि नाउन को नाउन के साथ जोड़ती हैं या एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ जोड़ती हैं. द मोस्ट कॉमन वंस, जो मोस्ट कॉमन है वो ये हैं: एंड, बट, और. चूँकि ये सिर्फ 7 हैं लिहाजा आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं. बहुत आसान है इन्हें याद रखना. यू कैन रिमेंबर दैम यूजिंग द नेमनिक फैन बॉयज. अब फैन बॉयज देख लीजिए, यहाँ पे ये दिए हुए हैं. क्या है? F for, यहाँ से ढूंढिए, ये यहाँ पे दिए हुए हैं. For, A and, N nor, B but, O or, Y yet, S so. तो ये इस तरह अगर आप फैन बॉयज लिख के इनको याद कर लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल सकते. फिर इसके बाद आती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब चूंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सिर्फ 7 है और आप उन्हें याद कर सकते हैं, तो इसके अलावा जो भी कोऑर्डिनेटिंग जो भी कंजक्शंस आएंगी वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाएंगे. जैसा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लोजेस. अब सबऑर्डिनेट क्लोजेस का मतलब ये होता है कि जो अधूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं मेन क्लोजेस. अब उनको हम जो मेन सेंटेंस होता है उसके साथ जोड़ते हैं. कॉमन एग्जांपल्स आर ऑल्दो, ये इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं. बिकॉज, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल एंड व्हाइल.
इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस आर यूज्ड इन पेयर। अब इनको रिलेटिव क्यों कहा जाता है? रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, और ये कोरिलेटिव। अब ये अकेली नहीं होती, ये दो की शक्ल में आते हैं, हमेशा पेयर की शक्ल में आती है। ज्वाइन अल्टरनेटिव्स और इक्वल एलिमेंट्स। द मोस्ट कॉमन पेयर ईदर और। अब ये सेंटेंस में अगर आप ईदर का इस्तेमाल करते हैं तो और भी करेंगे, नीदर का करते हैं तो नॉर भी करेंगे, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये अलग नहीं होती, ये पेयर में आती हैं, यानी कि दो होती हैं हमेशा। तो ये भी बहुत आसान है समझना। तो अगर तो आपके पास पेयर में नहीं है, कोरिलेटिव नहीं है, तो कोऑर्डिनेटिंग होगी। और कोऑर्डिनेटिंग सिर्फ सात है, जो कि बहुत आसान है याद करना। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर यकीनन वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे। चार्ट देख लेते हैं यहाँ पे कंजक्शंस का। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ज्वाइन लाइक विद लाइक, जैसा कि ये यहाँ पे दी हुई हैं। फॉर एंड नो बट। अब देखिए FAN फैन, BOYS बॉयज, बट और येट सो। अब इस तरह इनको याद करना देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पे देखिए ली ईट्स केक्स एंड पाइस। अब यहाँ पे आप देखिए कि उसे पाए और केक्स पसंद है, तो यहाँ पे दोनों एक ही किस्म के दो नाउन यूज हुए हैं, तो एंड का इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे हर कॉमेंट वॉज ब्लंट बट इफेक्टिव। अब ब्लंट एंड इफेक्टिव ये दोनों एडजेक्टिव हैं, तो इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे यूज हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर। जॉइन सबऑर्डिनेट क्लोज टू द मेन क्लोज। अब सबऑर्डिनेट यानी ऐसा क्लोज जो कि कंप्लीट नहीं होता। अगर सिर्फ वो क्लोज बताया भी जाए तो उससे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन बाकी है। मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए ये कौन से, यहाँ पे मिसाल के तौर पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आफ्टर, ऑल्दो, इफ, सिंस, अनटिल, व्हेन। अब यहाँ पे ये है मेन क्लोज, वी विल वेट हियर। अच्छा ये कंप्लीट है, इसमें कोई ये कंप्लीट क्लोज है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज जिसमें के अगर मैं सिर्फ ये कहूँ अनटिल द रेन स्टॉप्स, जब तक के बारिश रुक जाए। अब ये जब तक के जहन में लाता है तो फिर क्या होगा, तो ये सबऑर्डिनेट हो गया, यानी इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आप सिर्फ इस क्लोज का इस्तेमाल करें तो आपको सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। तो जब हम जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, देखिए आपको सबऑर्डिनेट क्लोज के लिए मेन क्लोज लाजिम चाहिए। इसके बाद हमारे पास है कोरिलेटिव कंजक्शंस। कम इन पेयर्स टू ज्वाइन अल्टरनेटिव्स और इक्वल एलिमेंट्स, यानी मुखालिफ या फिर बराबर के एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, जैसा कि ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट, बट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सो। तो यहाँ पे मिसाल देख लेते हैं। यू कैन ईदर टेक इट और लीव इट। तो ईदर टेक इट, या तो ले लो या छोड़ दो। इट इज नॉट ओनली अनफेयर बट ऑल्सो इलीगल। ये मुनासिब भी नहीं और गैर कानूनी है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए इनका इस्तेमाल किस तरह होता है। बाकी अगर आप कंजक्शंस की डिटेल जानना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद है पार्ट 3, वोकैबुलरी। जी, तो यहाँ पर पहला वर्ड हमारे पास है अशेम्ड। अब देखिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स की एक मीनिंग जो है वो सेम होती है। अब जैसे अशेम्ड, अब अगर मैं कहूँ आई एम सॉरी तो भी सेम मतलब होगा। सॉरी का मतलब भी शर्मिंदा होना भी होता है, माफ़ करना भी होता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, या फिर आई एम सॉरी यानी मैं शर्मिंदा हूँ। अशेम्ड, आई एम शेम्ड यानी मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे बहुत ज़्यादा। इंडीड वाकई, या फिर हम कहते हैं ना बेशक। फॉन्ड शौक। समवन किसी, जब हम किसी का वर्ड यूज करते हैं। टेल समवन किसी से कहो। आई एम फॉन्ड ऑफ बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है या किताबों का शौक है। स्वेट, अब इसका मतलब होता है पसीना। अब स्वेटर का वर्ड जो है ये बड़ा कॉमन है, हम स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं, मगर बहुत स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि असल उसे स्वेटर कहा क्यों जाता है। उसे स्वेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जिस्म को गर्म रखता है। तो एक्चुअली जो स्वेट है वो पसीने को कहा जाता है। मैंशन यानी हवेली, ये घर के लिए है।
फिर है इंस्टेंट, फौरी तौर पर, जैसा कि आपने नूडल्स पे देखा होगा कि 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स, तो फौरी, इंस्टेंट का मतलब होता है जल्द, किसी भी चीज़ को जब हम जल्दी करते हैं। फिर इसके बाद है वंडर यानी हैरत, स्माइल मुस्कुराहट। अब देखिए ये सिर्फ लाफ नहीं होता, लाफ बड़ा कॉमन होता है, तो स्माइल जो है वो मुस्कुराहट होती है, लाफ यानी हंसना, इरिटेट यानी झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन। अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी में आप इरिटेट होते हैं, इजी फील नहीं करते, तो वो झुंझलाहट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप चिढ़ जाते हैं किसी चीज़ से, तो वो भी, उसे भी इरिटेट कहा जाता है। प्लंज यानी छलांग लगाना, एब्सेंट गैर हाजिर, एक्सलेंट उम्दा, रेवरेंट यानी एहतराम करना। अब ये जो है वो नया है आपके लिए, शायद बहुत कम होंगे जिन्हें पहले से मालूम होंगे। इम्पेशेंट, अब पेशेंट तो सबको मालूम है कि पेशेंट जो है वो हम मरीज को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेशेंट सब्र को भी कहा जाता है, पेशेंस यानी सब्र करना। इम्पेशेंट बेचैन लोगों को कहा जाता है। इसके बाद नंबर 16 है हमारे पास स्ट्रिंजेंट यानी कि कड़ी। फिर है हाइड्रोजन, ये गैस है, जाहिर है आपको मालूम ही होगा। इसके बाद मॉलिक्यूल्स, जिसे हम उर्दू में सालिमा कहते हैं। मॉलिक्यूल्स ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइऑक्साइड ये भी गैस है, जिसे डाइऑक्साइड ही कहा जाता है, इसके उर्दू में डिफरेंट नाम नहीं है। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कहा जाता है, डाइऑक्साइड को डाइऑक्साइड कहा जाता है। एलिमेंट जो है वो किसी भी चीज़ का आंसर होता है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये मालूम होगा ऑलरेडी। इसके बाद हमारा पार्ट लिसनिंग है, जैसा कि आपको हमेशा लिसनिंग में इसलिए देती हूँ ताकि आपको अंग्रेज़ों का एक्सेंट समझ में आए, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुने और उन्हें कैच करें। वैसे तो बहुत सारे एक्सेंट होते हैं इंग्लिश के, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट है, कैनेडियन डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलियन डिफरेंट है, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट किस्म के लोग मुख्तलिफ एक्सेंट में बात करते हैं। यूके की फिर और ही है, तो मुख्तलिफ में ये इसलिए देती हूँ ताकि हर किस्म का एक्सेंट आपके समझ में आए। तो आप टेप को सुनिए, समझिए और फिर आंसर अपने लिखिए। Oh, I fell asleep. Where are we? We're almost there. Oh no. I wanted to look out of the window to see all the places we flew over. Why didn't you wake me up? You looked very tired, so I didn't want to. I was asleep for over 3 hours. What can you see out of the window now? It looks like desert below, but I think we are near Los Angeles. We went over the Rockies a short time ago. The mountains were absolutely beautiful. I can't believe I missed that. I really wanted to see the Rockies. Sorry, Graham. You can sit next to the window when we fly back to New York. Thanks. Did you have something to eat? I know you were hungry. Yes. About an hour ago, I ate chicken and rice. There was also a dessert, but it had pear in it, so I didn't touch it. I'm really hungry now, too. I didn't have any breakfast this morning either. We can buy something for you when we get to the airport. You don't like chicken anyway. And the alternative was Spanish omelet, which looked disgusting. What other things did you see out of the window? Did you see Chicago and the Great Lakes? Yes, we flew right over Chicago. I could see little boats on the lake. It was wonderful. I can't believe I was sleeping. And I had a dream about flying, too. They showed a great movie, too. You know, the one about Brad Pitt being the manager of the chocolate factory. That's not Brad Pitt in that movie. I like that film, too. I think we're starting to land. Yes, we aren't so high now. What are we going to do when we get to Los Angeles? We have to make a phone call to your father, don't we? Right. Then let's go straight to the hotel to sleep. I'm exhausted. यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस हैं ट्रू और फॉल्स के, जो कि आपकी लिसनिंग के मुतालिक हैं। जो कुछ भी आपने टेप में सुना है
उन्हें आप यहाँ पे इन आंसर्स को फिल कीजिए। और जाहिर है कि इन सवालों के जवाब आपको एंड में दिए गए हैं। अब ये रीडिंग की आंसर की है, जो रीडिंग हमने पीछे की थी उसके आंसर की है, तो ये उसके जवाब हैं ABACD। इसके बाद ये लिसनिंग की आंसर की है आपके लिए। चेक कर लीजिए आप अपने आंसर्स कि आपने सही किए, गलत किए या कितने मिस्टेक्स किए, या अगर किए भी तो इट्स ओके, नेवर माइंड, आप आहिस्ता आहिस्ता से समझने लगेंगे। और अगर आप इस कोर्स को लेकर चलते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, तो ये आपको आईएल्टीएस के एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगा अगर आपकी लिसनिंग अच्छी हो गई तो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लिसनिंग में प्रॉब्लम होती है। जब आईएल्टीएस के एग्ज़ाम देते हैं तो आप वर्ड्स को कैच नहीं कर पाते कि आगे जो आप टेप सुन रहे हैं उसमें बंदा बोल क्या रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।